समस्त लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्र हिंदी की बहुत अवज्ञा करते हैं। उनका ये मानना है कि हिंदी बचपन से पढ़ते आए हैं और हिंदी तो बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है और जिसकी कीमत प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही कम अंक प्राप्त करके आपको चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये गलत धारणा है कि हिंदी आप बोलते हो। हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो उच्चारण है वही जब शुद्ध है। हम जब कृषि को कृषि बोलते हैं, जब हम गत्यावरोध को गत्यावरोध बोलते हैं, जबकि उच्चारण ही गत्यावरोध है। हम उहापो को उहुपो बोलते हैं, है उहापो। हम किम कर्तव्य विमूढ़ को किम कर्तव्य विमूढ़ विमूढ़। अब हमें ये पता नहीं है मुंह छोटा आएगा बड़ा आएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ में तो है ना, व्यावहारिक लिखते हैं हम, जबकि होता व्यावहारिक है। तो कहने का मतलब हिंदी में जितने भी शब्द है, हमारा जब उच्चारण ही अशुद्ध है, और जब हमारा उच्चारण अशुद्ध है तो हम ये मान करके चलेंगे हम शुद्ध नहीं लिख सकते, पहली बात। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हिंदी में चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे युग्म शब्द हो, चाहे एक शब्द हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे लोकोक्ति हो या प्रशासनिक शब्दावली हो, एक एक शब्द को आप बार बार लिख करके अभ्यास करो, तभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आएंगे। आप ये कहोगे साहब मुहावरा और लोकोक्ति का क्या है, क्यों बार बार लिखें, क्यों वाक्य जो प्रयोग है उसको रटें। दोस्तों, रटने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस लोकोक्ति मुहावरों को हूबहू रटो, लेकिन उसका मर्म समझो। हम क्या करते हैं कि सब धान 22 पंसेरी, तो सोचते हैं लिख देंगे। नहीं, वाक्य में प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए जिससे क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट और जिसे सुभिन्न कहते हैं, स्पष्ट और सुभिन्न तरीके से ये तय हो जाए कि आपने वाक्य का जो प्रयोग किया बिल्कुल समुचित किया है। इस तरीके से आपका मुहावरा और लोकोक्ति के अंदर प्रयोग होना चाहिए। और जब वाक्य प्रयोग आप घर से पढ़ करके जाएंगे, उससे मिलते जुलते वाक्य प्रयोग वहाँ करेंगे, तभी आपके अंक आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। अब आप कहोगे जैसे युग्म शब्द है, अब युग्म शब्द के अंदर आप सोच रहे हो यहाँ पे साहब लिख करके आ गए, अब यहाँ पे अंश और दूसरे वाला अंश, अब सोचोगे यार कौन सा वाला तो भाग है, यार कौन सा वाला कंधा है ना। तो इसके घर से अंधकारी, री छोटा अंधकारी, तो वहाँ सोचोगे यार दोनों तो घर से जब रट के जाओगे कि अंधकार, री छोटे का मतलब ये है, बड़े का मतलब ये है ना। तो एक एक शब्द को आप बार बार लिखो। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्याकरण है एक गणित की तरह है, उसमें बहुत ही अच्छे अंक आ सकते हैं। शर्त यह है कि एक एक शब्द को आप लिख लिख करके अभ्यास करो। भले उस लिखे हुए को बाद में आप डस्टबिन में डाल दो, लेकिन लिखो बार बार। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाओ, और जो नोट्स बनाए आप उनको राघव प्रकाश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा राघव प्रकाश चलती है, उत्तर प्रदेश में हरदेव बारी सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। और हिंदी में ग्रामर में ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही पुस्तक है और एक दो सवाल अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक पुस्तक में विलोम शब्द दे रखे हैं, है ना, वही याद नहीं हो रहे हैं। एक शब्द के अंदर जो एक शब्द दे रखे हैं, 1500 2 हज़ार की लिस्ट है, वही याद नहीं होती। अदित्यकार, उपत्यकार, आगत प्रतिकार, प्रोसित प्रतिकार, इतना ज़्यादा है ना, याद ही नहीं होते। तो एक ही पुस्तक पढ़ो और नोट्स बना लो, अच्छे अच्छे तरीके से लिख लिख करके पढ़ो। ये तो बात होगी व्याकरण जो खंड है उसके बाद। अब हम बात करते हैं दोस्तों गद्यांश लेखन की। गद्यांश जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। और गद्यांश में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि गद्यांश जो पढ़ रहे हो ना, पहले पढ़ो ध्यान से, और उसके बाद में उस गद्यांश में जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल देख लो, है ना। तो गद्यांश के संक्षेपण में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। कैसे? जैसे गद्यांश है, गद्यांश में आपने पढ़ा कि गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा ये है, सापेक्ष अवधारणा ये है, भारत के अंदर इतने प्रतिशत गरीब रह रहे हैं, ये गरीबों का जो आंकड़ा है संख्या की दृष्टि से इतने है, सबसे ज़्यादा गरीबी इस राज्य के अंदर है, सबसे कम इसमें। ठीक, अब आप ये समझ गए। अब जहाँ ऑब्जेक्टिव आप देखोगे, है ना, जो सवाल देखोगे आप, है ना, तो सवाल में पूछेगा कि निरपेक्ष अवधारणा गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे है। तो आपके पास में 4 चीज़ें निकल करके आ गई कि निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, गरीबी का प्रतिशत, सर्वाधिक गरीब कहाँ है और कम कहाँ पे, ये 5 चीज़ें निकल करके आ गई, है ना। तो आप जब गद्यांश में दिए हुए सवाल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, गद्यांश की जो भाषा होती है ना, गद्यांश बहुत लंबा हो जाता है ना, और एक वाक्य इतना लंबा हो जाता है, उसका अर्थ ग्रहण करने में विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो उस दौरान भी आप क्या करोगे, जो गद्यांश है आपका, जो पद्यांश है
है ना, उसको आप जब पढ़ोगे तो उसके सवाल पहले देख लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस विषय पर यह है। ठीक है। और जब आप गद्यांश लिखो तो उसको अति संक्षेपण में लिखो। और संक्षेपण की जो कला है ना सिर्फ हिंदी में काम आती है, मुख्य परीक्षा में, आपके वैकल्पिक प्रश्न पत्र में, निबंध में, सामान्य अध्ययन में, सब जगह आती है। तो संक्षेपण कला का बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करो। और आप जब 8 या 10 गद्यांश देखोगे, उनका संक्षेपण करोगे, और जो पिछले सालों के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखो, उन्होंने कैसे संक्षेपण किया है ना। संक्षेपण के अंदर क्या होता है, एक गद्यांश है तो आपको एक शब्द का चयन करना। जैसे आपसे मैं ये कहूँ कि राम बहुत गरीब है, राम के पास तो पैसे ही नहीं है, तो एक शब्द हो गया, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब गरीब है। विपन शब्द है ना, विपन विपन है। इसी तरीके से मैं कहूँ गुप्त काल के अंदर साहित्य में भी बहुत अच्छा काम हुआ, और वास्तुशास्त्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ, विज्ञान में भी बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो एक शब्द क्या बन गया, गुप्त काल, कला, साहित्य, वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णयुगता। तो इस तरीके से एक एक शब्द जो है, संक्षेपण की जो कला है वो आप सीखो, और ये भी गणित की तरह बहुत अच्छे अंक दिलाता है। इसी तरीके से बात करें दोस्तों पलवन की। पलवन में क्या होता है, कोई एक कथन, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का कथन दे देते हैं या कोई सूक्ति दे देते हैं, उसका भाव विस्तार करने के लिए कहा जाता है। भाव विस्तार का मतलब वो जो कथन आपको दिया है उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, अति संक्षेप के अंदर, है ना, उनका नामोल्लेख करते हुए आपको बताना है। जैसे कह दे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उसमें विभिन्न उदाहरणों, दृष्टांतों, विभिन्न व्यक्तित्वों की बात करते हुए, विभिन्न, और एक युग की बात नहीं, सब युग की, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल की बात करते हुए, एक समय विशेष के व्यक्तित्व की बात नहीं करते हुए, सबके व्यक्तित्व की बात करते हुए, और व्यक्तित्व भी छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं जिसने इतिहास में सिद्ध कर दिया। इस तरीके से आप जो कला है अपनी ये विकसित कर सकते हो। और पलवन जो है, पलवन के अंदर भी, पलवन के आप अभ्यास करोगे, कम से कम 50 पलवन आप लिख करके अभ्यास करो। उससे क्या होगा, आपकी एक भाषा का एक निर्धारित जो पैटर्न है वो विकसित हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि क्रोध, क्रोध सबसे बड़ी बुराई है ना, ये मैंने कथन दे दिया, है ना। ये नहीं दे करके मैं ये कह दूं कि आचरण सज्जनता की कसौटी है, ये नहीं कह करके मैं कह दूं कि विपत्ति काल में जो काम आए वही सच्चे मीत है। यानी कुछ भी हो, मैं कुछ भी कहूं, पलवन में कुछ भी दूं, आप तय रखो बिल्कुल कि 4 लाइनें, यानी कि 4 पंक्तियां, है ना। लगभग अगर 150 शब्द लिखने तो 40 से 50 शब्द में ऐसे निर्धारित पैटर्न में घर से याद करके ही जाऊंगा। और वो कथन ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि, ये देश काल की सेवाओं से परे एक तथ्य है क्या, महापुरुषों ने ये कहा है कि संसार में हर युग के अंदर, हर युग के अंदर हर महान व्यक्तित्व ने ये बात मानी है कि, इस तरीके से, मतलब एक, क्योंकि महापुरुषों के कथन है, कोई छोटा मोटा कथन तो है नहीं, आपको पलवन में दे रखा है तो उसका मतलब वो देश काल की सीमाओं से परे कथन है, वो अनुभव के द्वारा सिद्ध हो चुका है, वो अनुभूत जन्य स्वयं सिद्ध तथ्य है। तो आपको तो उस बात को, उस कथन को सिद्ध करना है। जैसे कबीरदास जी की कोई साखी दे दे, कबीरदास जी का कोई दोहा दे दे, तो उसमें आप ये तो कह ही नहीं सकते गलत है या सही है, आपको तो जो कथन है उसी के आसपास कहना। जैसे कि मान लो भाई, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरी बात है ना, एक छोटी सी आपको पंक्ति दे दी, तब उसका भाव विस्तार करना। आपको ये कह दे कि संसार में धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं है, तो सीधी सी बात, इसमें भी बात ये सार्वभौमिक सत्य है कि संसार में महान व्यक्तित्व में विभिन्न गुण होते हैं, परंतु उनमें सबसे अग्रणी नाम धैर्य का आता है। या जो भी, इस तरीके से आप एक घर से एक पैटर्न रखिए कि भाई ये तो कुछ भी पूछे मैं लिख करके आऊंगा ही आऊंगा। तो ये बात हो गई पत्र लेखन की। इसी तरीके से ये बात हो गई इसकी अपने पलवन की। अब बात करते हैं पत्र लेखन की। तो दोस्तों, पत्र लेखन कई तरीके के होते हैं। एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जा सकता है, और एक व्यावसायिक पत्र भी हो सकता है। एक व्यावसायिक संस्थान के द्वारा दूसरे व्यावसायिक संस्थान है उसको लिखा जा सकता है। तो सरकारी पत्र या सरकारी कार्यालय के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं दोस्तों, उसकी भाषा निश्चित होती है। और सरकारी कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है उसका जो एक पैटर्न है वो भी एक निर्धारित पैटर्न होता है। उसमें कैसे पैटर्न होता है, ज़्यादा इधर उधर करने की संभावनाएं नहीं होती है। चाहे कार्यालय आदेश हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे निविदा हो, चाहे परिपत्र हो, एक आप काम ऐसा करो कि घर से एक परिपत्र रट लो। कोई कुछ भी पूछे तो वहाँ परीक्षा भवन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ सांचे ही फिट करने हैं आपको वहाँ पे। जो
संदर्भ देगा, उस संदर्भ की बात करनी है। बाकी आपको फिक्स जो पैटर्न है घर से जो रट करके जाओ, जैसे नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है ना, तो अधिसूचना में ऊपर क्या लिखा जाएगा, दिनांक कहाँ लिखी जाएगी, अधिसूचना को बोल्ड करके कैसे लिखा जाएगा, किन शक्तियों का प्रदर्शित करते हुए कैसे किया जाता है, किस तरीके से, तो उसकी जो भाषा है ना, पत्र लेखन में एक चीज़ मैंने नोट की है दोस्तों, कि पत्र लेखन के अंदर जो अंदर की जो भाषा है वो तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ना, वो तो टू द पॉइंट बात होती है। जो ऊपर का परफॉर्मा है, जो प्रारूप है, वो आप घर से रट करके जाओ एक बार, चाहे कोई भी लेटर हो। इसके अलावा आप जो पत्र है ना, जितने भी पत्र हैं, चाहे अर्थशास्त्र के पत्र है, चाहे कार्यालय पत्र है, चाहे व्यावसायिक पत्र है, चाहे अधिसूचना है, आप इनको 50-50 शब्दों में याद करके जाओ कि अधिसूचना वह है जिसमें, निविदा वह है जिसमें, परिपत्र वह पत्र है जिसमें, 50 शब्दों में जैसे आप याद करते हो ना जीके के अंदर चीज़ों को, ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप याद करते हो, तो वैसे कि वैसे पत्र के जितने भी पत्र है आपके पाठ्यक्रम के, उनको सबको आप 50 शब्दों में, 60 शब्दों में घर से याद करके जाओ। एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिंदु इतना अच्छे तरीके से करके जाओ जो शिक्षक है ना आप पे सम्मोहित हो जाए। जैसे आप लिखते हो अर्थशास्त्र के पत्र का वह प्रकार है जिसमें अनौपचारिक भाव होता है, जो समस्तरीय अधिकारी, या जो भी लिखना है आपको एक फ्लो के अंदर बिना कोई रुकावट के भाषा में इतना प्रवाह हो। अगर 10 नंबर का पत्र हो, आपसे पूछे निविदा क्या है या अधिसूचना क्या है, तो 10 में से आपको 7 नंबर दे दे। लेकिन ये कला समय से, अभ्यास से विकसित होगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक निबंध लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी लोक सेवा आयोग है सब में पूछा जाता है। तो निबंध कई तरीके के हो सकते हैं, साहित्यिक निबंध हो सकता है, आर्थिक निबंध हो सकता है, राजनीतिक निबंध हो सकता है, सामाजिक निबंध हो सकता है, समसामयिक निबंध हो सकता है। तो निबंध के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन बात करें अभी, तो निबंध का मतलब होता है आप जो बात पढ़ी या जो बात आप जान रहे हो, उस बात को संक्षेप के साथ में, प्रवाह के साथ में, समसामयिक संदर्भ में जोड़ते हुए, समग्र दृष्टि के साथ में आप कैसे प्रस्तुत करते हो, वही निबंध लेखन है। निबंध लेखन के अंदर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए। भूमिका जिस विषय पे आप आतंकवाद पे लिखने जा रहे हो, तो प्रारंभिक जो आपका स्ट्रक्चर है, जो प्रारंभिक संरचना है निबंध की, जो भूमिका, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। आप वैश्विक आतंकवाद एक यूँ मतलब भाषा के अंदर प्रवाह होना चाहिए। आज समग्र दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो वैश्विक आतंकवाद के दंश से पीड़ित ना हो। तो इस तरीके की भाषा बहुत संक्षेप के अंदर, 2 पंक्तियों के अंदर या 3 पंक्तियों के अंदर आपको उस भूमिका को बांधना चाहिए। मतलब जो जिस विषय पर निबंध है उसका समग्रता के तत्व आते हुए अति संक्षेप के अंदर आप उस भूमिका के अंदर अपनी बात कह दो। इसके अलावा जब आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध एक पक्ष पे मत लिखो। सबसे पहले समस्या उसको बताओ, फिर उसको खोलो, परत दर परत खोलो। सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, नैतिक पक्ष, कानूनी पक्ष, समग्र पक्षों की आप एज ए होलिस्टिक उसकी चर्चा करो, एक पक्ष पे नहीं कि साहब एक पक्ष में। इसके अलावा जब आप निबंध लिख रहे हो ना, आपके खुद के पूर्वाग्रह, आपकी खुद की निजी मान्यताएं, जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, अतार्किक रवैया, अवैज्ञानिक सोच, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें भारत सरकार की नीतियों में कमोबेश आपकी तार्किक दृष्टि हो, आपका आशावादी नजरिया हो, न्यायपालिका में आपका बहुत विश्वास हो, पत्रकारिता के प्रति भी आपका कोई किसी तरीके का पूर्वाग्रह नहीं हो, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मजहब, किसी भी संस्था के प्रति आपका किसी तरीके से कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे हंस की दृष्टि होती है, हंस क्या करता है, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो इसी तरीके से निबंध के अंदर भी आपने जो पढ़ा है, आप समग्र चर्चा करते हो, समस्या को बताओ। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो नकारात्मक बातों की भी बात करो आप, यानी कि नकारात्मकता की चर्चा नहीं करनी, नकारात्मकता की चर्चा करते हुए अंत में जो पुट देना है ना, वो आशावाद का पुट देना, एक समाधान का पुट देना है। मेरे एक भाई साहब थे, वो जब उन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया था, वो कहते थे मेरा एक फिक्स पैटर्न है, जब देश की 100 करोड़ जनसंख्या के 200 करोड़ हाथ ऊपर उठेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में काम करना चाहेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ में जिसमें सबको शामिल करो, आपको न्यायपालिका, आप विधायिका, आप माननीय सांसद, जनता की भागीदारी, स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी, पत्रकारिता जगत की भागीदारी, सबकी समग्र भागीदारी की बात करते हुए आप बात करो। आप शिक्षा की बात करो, आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जनता के अंदर जागरूकता हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से नवाचार बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है।
और अंत के अंदर अगर कोई अच्छा सा समीचीन प्रासंगिक लगे निबंध के अंदर, कोई शेरो शायरी से कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का कोटेशन, कोई ऐसी बात जो उस विषय से युक्ति संगत है, अंत में प्रयोग करते हुए आप अपने निबंध का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें मैंने जैसे बताया वर्तनी शुद्धि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे वाक्य प्रयोग होना चाहिए, और भाषा का जो निर्धारित पैटर्न है सरकारी कार्यालयों में पत्र लेखन के अंदर उसका उसी पैटर्न का ध्यान रख करके पत्र लेखन के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। और निबंध लेखन के लिए भी कम से कम 20-25 जो निबंध लेखन है उनका आप अभ्यास कीजिए, और संक्षेपण की जो कला है वो सीखिए। वो ना केवल आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, हर जगह आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो आगे दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।